नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प लेकिन काफी गहरे विषय को डिकोड करने वाले हैं, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म, यानी आसान भाषा में कहें तो पुरुषत्व और नारीत्व। हम आज समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के उन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे जो ये तय करते हैं कि समाज में हमारी भूमिका आखिर क्या होगी। हम ये भी देखेंगे कि मदर नेचर ने इंसान को कैसे बनाया और समाज ने उस पर कैसे अपने नियम थोप दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं। तो भाई आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम 6 पॉइंट्स कवर करेंगे। 1. नेचर वर्सेस सोसाइटल नॉर्म्स। 2. द जेंडर स्पेक्ट्रम। 3. पुरुषत्व की परिभाषा। 4. नारीत्व की परिभाषा। 5. ऐतिहासिक श्रम विभाजन। और अंत में 6. आधुनिक वास्तविकता और उसके परिणाम। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है नेचर वर्सेस सोसाइटल नॉर्म्स, प्रकृति बनाम समाज। देखिए, बायोलॉजी यानी प्रकृति हमें जन्म से केवल फिजिकल और एनाटॉमिकल यानी शारीरिक संरचना के आधार पर अलग बनाती है। एक मेल और एक फीमेल। मदर नेचर का काम बस वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन समाज यानी जेंडर, वो तो बच्चे के पैदा होते ही अपना खेल शुरू कर देता है। वो बिहेवियरल रूल्स, एक्सपेक्टेशंस और डिस्क्रिमिनेशंस यानी व्यवहार के कड़े नियम, उम्मीदें और भेदभाव उसी वक्त से थोपना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, द जेंडर स्पेक्ट्रम। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, LGBTQ+ स्पेक्ट्रम, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर आते हैं। ये सब क्रोमोसोमल डिफरेंसेस यानी गुणसूत्रों के अंतर की वजह से होने वाली एकदम नेचुरल वेरिएशंस हैं। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। फिर भी हमारा जो ये कठोर समाज है ना, वो अक्सर इस ट्रेडिशनल मेल फीमेल बाइनरी से बाहर किसी भी चीज़ को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, डिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी। यहाँ एक बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है। प्रोफेसर SK दुबे और RK शर्मा जैसे समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि मैस्कुलिनिटी असल में क्या है। उन्होंने बताया कि हमारी शारीरिक संरचना को एक बेसलाइन मानकर समाज लड़कों पर कुछ खास व्यवहार थोपता है। मतलब अगर शरीर पुरुष का है तो समाज ने एक मैस्कुलिन सांचा पहले ही तैयार कर रखा है जिसमें लड़कों को फिट होना ही है। तो वो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? समाज के हिसाब से लड़कों को एकदम लॉजिकल और डिसाइसिव यानी तार्किक और फैसले लेने वाला होना चाहिए। उन्हें इंडिपेंडेंट और फ्री माना जाता है। और एक बहुत ही खतरनाक नियम, उन्हें इमोशनलेस होने को कहा जाता है। मतलब बचपन से दिमाग में भर दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, चाहे अंदर से वो कितने भी दुखी क्यों ना हो। इसके अलावा उन्हें ब्रेव और फिजिकली स्ट्रांग माना जाता है और बाहर के कामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे अगर घर में किसी टाइट जार का ढक्कन खोलना हो तो ऑटोमेटिकली यही उम्मीद की जाती है कि ये काम तो कोई लड़का ही करेगा, है ना? अब आते हैं चौथे सेक्शन पे, डिफाइनिंग फेमिनिनिटी। यहाँ नियम बिल्कुल पलट जाते हैं। समाज की डिमांड है कि महिलाएं हाईली सेंसिटिव और सॉफ्ट हों। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो डिपेंडेंट ऑन मेल फिगर्स रहें, मतलब पिता, भाई या पति पर निर्भर हों। उनके अंदर नर्चरिंग और कंपैशनेट यानी ममता और दया कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। उनका पूरा फोकस हाउस होल्ड ड्यूटीज यानी घर के कामों पर होना चाहिए। और तो और उनके रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट यानी बाहर आने जाने पर भी पाबंदियां होती है। जरा सोचिए, माहौल इतना सख्त होता है कि अगर एक लड़की जरा सा गुस्सा भी कर दे तो उसे तुरंत टोक दिया जाता है कि भाई लड़की हो, इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। अब सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है? इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल कंडीशनिंग, और ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जन्म से ही शुरू हो जाती है। पहला स्टेप, बर्थ या जन्म। लड़कों को तरक्की करने का आशीर्वाद मिलता है और लड़कियों को माता पिता का नाम रोशन करने का। दूसरा स्टेप, क्लोथिंग या कपड़े। लड़कों के लिए डार्क या ब्लू कलर, लड़कियों के लिए पिंक। और तीसरा स्टेप, प्ले टाइम यानी खेल। लड़कों को थमा दी जाती है साइकिल या आउटडोर स्पोर्ट्स और लड़कियों को घर के अंदर खेलने वाली गुड़िया। इसी का तो नतीजा है कि अगर हम छोटे बच्चों से पूछें तो 5 में से 4 बच्चे यही कहेंगे कि मम्मी की जगह किचन में है और पापा की जगह घर के बाहर। चलिए अब थोड़ा पास में चलते हैं। सेक्शन 5, हिस्टोरिकल डिवीजन ऑफ लेबर। आखिर ये सब शुरू क्यों हुआ था? इसका ओरिजिनल इंटेंट महिलाओं को कमजोर साबित करना बिल्कुल नहीं था। हिस्टोरिकली पुरुषों को बाहर के भारी काम इसलिए दिए गए थे ताकि महिलाओं को प्रोटेक्शन और कोऑपरेशन यानी सुरक्षा और सहयोग मिल सके। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन यानी एक बच्चे को जन्म देने में महिलाओं के शरीर को जो इमेंस फिजिकल टोल यानी शारीरिक कीमत चुकानी पड़ती है वो बहुत बड़ी होती है।
ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय का दर्द शरीर की 300 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर होता है। तो इस बात को समझते हुए काम का ये बंटवारा असल में आपसी सहयोग के लिए किया गया था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, मॉडर्न रियलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखिए, जो सिस्टम शुरू में प्रोटेक्शन और डिवीजन ऑफ वर्क के लिए बना था, जिसका ऐतिहासिक इरादा कोऑपरेटिव सर्वाइवल यानी मिलजुल कर जीवित रहना था, वो आज एक टॉक्सिक मॉडर्न कॉन्सिक्वेंस में बदल चुका है। पुरुषों में बाहर जाकर कमाने को लेकर मेल एरोगेंस और ईगो आ गया है। वो घर का काम करने से कतराते हैं। और दूसरी तरफ महिलाओं को सुरक्षा मिलने के बजाय एक्सप्लॉयटेशन यानी भारी शोषण और लॉस ऑफ फ्रीडम यानी अपनी आज़ादी छिन जाने का सामना करना पड़ रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 836। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये कुछ क्षेत्रों में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या है। ये अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स साफ दिखाता है कि समाज लड़कियों को एक आर्थिक बोझ मानने लगा है। सोच बन गई है कि लड़की पर शिक्षा और पोषण में पैसा क्यों खर्च करना, वो तो पराया धन है। ये इस पूरे सिस्टम का लिटरली सबसे डार्क और कड़वा सच है। अगर इन सारे मॉडर्न कॉन्सिक्वेंसेस को हम समेटें तो आज महिलाओं के लिए रियलिटी काफ़ी हार्श है। उन्हें सबॉर्डिनेट्स यानी अधीनस्थों की तरह ट्रीट किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनकी पर्सनल फ्रीडम की भारी कमी है। क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये भी समाज डिसाइड करता है। इसी ऐतिहासिक सेटअप के बहाने आज उन्हें इक्वल एजुकेशन और न्यूट्रिशन यानी समान शिक्षा और पोषण से वंचित रखा जाता है, और कुल मिलाकर उनके होलिस्टिक एम्पावरमेंट यानी संपूर्ण सशक्तिकरण का कोई अता पता ही नहीं है। तो इस पूरी टाइमलाइन और सच्चाई को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है, कैन मॉडर्न एजुकेशन ब्रेक दीज डीप रूटेड सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स? क्या आधुनिक शिक्षा इन गहरी जड़ों वाली सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ सकती है? दोस्तों, इस कहानी को फिर से लिखने और इन जहरीली मानसिकताओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का सबसे पावरफुल वेपन शिक्षा ही है। जब इन चीजों को गहराई से समझा जाएगा तभी तो बदलाव आएगा, है ना? इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस आखिरी सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और हमेशा सीखते रहिए।